नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल GSY11 सर पर। बच्चों, आज हम लोग धातु और अधातु से बहुत सारे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? बच्चे सब क्या करेंगे कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे और जो भी प्रश्न रहे उसे नोट करते जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो सुनेंगे। कह रहा है प्रश्न कि निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो बच्चों, जो ग्रेफाइट है, कौन? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्या है? विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट कार्बन का, किसका? कार्बन का एक अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है कौन? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा। लिख लेंगे सब। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है बच्चों? 4.24। क्या होता है? 4.24 कार्बन का, सॉरी, हीरा का अपवर्तनांक होता है। ये सब लिख लेंगे। ग्रेफाइट किसका एक अपरूप है? कार्बन का, जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में किस धातु को केरोसिन के में डुबा कर रखा जाता है? निम्न में किस धातु को केरोसिन को तेल में डुबा कर रखा जाता है? बच्चों, सोडियम जो है, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है। अतः इसे का किया जाता है कि केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। कोई दिक्कत? और इसका संकेत होता है Na, परमाणु संख्या 11 और वैलेंसी 1 होता है। वैलेंसी 1 होता है। याद रखें, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या करता है? त्यागता है। निम्न में कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? बच्चों, पानी में जो डुबा कर रखा जाता है वह है क्या? श्वेत फास्फोरस। कौन है? श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। और हाँ, श्वेत फास्फोरस का उपयोग फास्फोरस का प्रयोग, यानी फास्फोरस का एक रूप होता है लाल फास्फोरस, जिसका प्रयोग दिया सलाई, क्या? माचिस, जिसे माचिस आप कहते हैं, सलाई बनने में प्रयोग किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ताम्र एवं टीन, यानी तांबा, यानी Cu प्लस टीन, यानी टीन कहने का मतलब Sn, तांबा प्लस टीन को मिलाने से क्या बनता है बच्चों? कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा, यानी ब्रॉन्ज, कांसा बनता है। याद रखेंगे, क्या बनता है? कांसा। आंसर बी। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन के मिश्रण को कहते हैं क्या? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। सीसा यानी Pb और प्लस टीन यानी Sn, इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। और सोल्डर का प्रयोग तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बच्चों, जो सोडियम है, कौन? सोडियम Na, उसे चाकू से काटा जा सकता है, बहुत मुलायम होता है। और जो लिथियम होता है, लिथियम Li, यह सबसे हल्का धातु होता है। सबसे हल्का, याद रहे, सबसे हल्का धातु क्या है? सबसे हल्का धातु होता है। और यदि पूछ दे कि सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व यदि पूछ दे तब हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। याद रखेंगे, सबसे हल्का धातु कहेगा तो लिथियम, सबसे हल्का तत्व कहेगा तो हाइड्रोजन। और किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? बच्चों, जो एंटीमनी Sb जो है, क्या है? एक उपधातु है। याद रखेंगे, Sb क्या है? एक प्रकार का उपधातु। आगे देखते हैं हम लोग। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है बच्चों?
तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। आगे देखते हैं हम लोग सूत्र। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है? तो धात्विक चमक, धात्विक चमक। आगे देखते हैं। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद कहा जाता है पारा को, Hg पारद है, तो इसे क्या कहता है बच्चों? यदि आप पारा के साथ कोई भी धातु पारा के साथ यदि धातु मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? अमल, यदि यह बन जाता है अमलगम। क्या बन जाता है? अमलगम। लिख लेंगे सब लोग लिख लेंगे। जब पारा के साथ किसी भी धातु को मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? अमलगम बन जाता है। अगला क्वेश्चन। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो बच्चों जो लोहा जो है कॉपर को, किसे? कॉपर को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि कॉपर कॉपर से अधिक क्रियाशील है कौन? लोहा। यानी लोहा Fe जो है अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर से। और बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, इस सब लोहा से अधिक क्रियाशील है। अतः लोहा सिर्फ कॉपर के विलयन को, कॉपर के लवणों में से विस्थापित कर सकता है। आगे देखते हैं। शुद्ध सोना, बच्चों को कह रहा है कि शुद्ध सोना को हम किस में देखते हैं, नापते हैं? तो 24 कैरेट जो सोना होता है उसे हम लोग शुद्ध सोना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लेड उष्मा का, बच्चों लेड जो होता है बहुत ही खराब चालक होता है। यह धातु है, एक प्रकार का है धातु, परंतु ये बहुत ही खराब चालक होता है। किसका? उष्मा और विद्युत का। तो ये चालक लेड उष्मा का क्या है? चालक है। क्या है? अचालक है। क्या? अचालक। क्या होता है? उष्मा का अचालक। आगे देखते हैं हम लोग। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? बच्चों जब हम 3 अणु HCl प्लस 1 अणु HNO3 को मिलाते हैं, 3 अणु HCl और 1 अणु HNO3 को जब मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक्वारेजिया। क्या बन जाता है? एक्वारेजिया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? और हाँ याद रहे, एक्वारेजिया में सोना घुलनशील होता है। क्या होता है? सोना घुलनशील होता है। AU क्या होता है इसमें? सोना घुलनशील होता है। लिख लेंगे सोना एक्वारेजिया में घुलनशील होता है। इसे अम्लराज भी कहा जाता है, इसे अम्लराज कहा जाता है। एक्वारेजिया में यदि पूछ दे कि HCl कितना अणु होता है? 3 अणु। और नाइट्रिक अम्ल कितना अणु होता है? 1 अणु होता है। तो यहाँ पर देख लें ऑप्शन, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र, तो आप क्या मारेंगे? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? बच्चों यदि कह दे कि धातु, पूछ दे कि कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, तब हो जाएगा पारा, संकेत होता है Hg। और कौन सा अधातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है, तब हो जाएगा ब्रोमीन, संकेत Br। तो क्या होगा? ब्रोमीन। याद रख लेंगे, धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। आगे देखते हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया है? बच्चों आपको बहुत बार बताए हैं कि जब आपको आवर्त सारणी का गुण पढ़ाए थे कि जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धातुई गुण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब है कि आवर्त सारणी में अधातुओं को किधर रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है। और बाईं ओर किसे रखा गया है? धातुओं को। यहाँ पूछ रहा है कि धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर रखा गया है? तो किस ओर? बाईं ओर रखा गया है। बाईं ओर धातु किस ओर रखा गया है? बाईं ओर। और दाईं ओर क्या रखा गया है? अधातु।
अगला क्वेश्चन, अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो यह दाईं ओर पाई जाती है। किधर? दाईं ओर। याद रखेंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट जाता है और अधात्विक गुण बढ़ जाता है। और ये भी याद रखेंगे, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है और अधात्विक गुण घट जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? संयोजकता। बच्चों, इसका क्या कहा जाता है? संयोजकता। इसका वैलेंसी कहा जाता है। जैसे आप लिखते हैं Na+, सोडियम प्लस लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और यह स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसे बच्चों याद रखेंगे, धातु को पीटकर उसका चादर बनाया जाता है, यानी उसमें जो तन्यता पाया जाता है, यानी कि वह उसमें विस्तार होने की जो क्षमता पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आघात वर्धता। यानी उससे पीटते हैं तो उसको सहन कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धता। तो पीटकर चादर बनाने की गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धता। अगला क्वेश्चन, धातुएं जल से अभिक्रिया कर, और हाँ बच्चे इस क्वेश्चन से एक और देख लें, तन्यता से क्या कर सकते हैं? धातु, तो धातु को खींचकर तार बनाया जाता है। तार बनाना तो किसका गुण होगा? तन्यता। और पीट कर चादर बनाया जाता है तो आघात वर्धता। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुएं जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? तो बच्चों सभी धातुएं तो ऐसे जल से अभिक्रिया करती नहीं है, परंतु कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। धातु से अधातु में बच्चों एक होना चाहिए धातु, क्या होना चाहिए? मान लीजिए कि सोडियम है, और एक होना चाहिए अधातु, यानी मान लीजिए कि क्लोरीन है, और ये दोनों के बीच जो बंधन बनेगा उसे कौन सा बंधन कहेंगे? तो यह हो जाएगा क्या? आयनिक बंधन। क्या होगा? आयनिक बंधन। याद रखेंगे, जब कोई भी एक धातु और कोई भी एक अधातु आपस में जब जुड़ते हैं तो उसे आयनिक बंधन से जुड़ते हैं। वह किस बंधन से? आयनिक बंधन से। और इस यौगिक को कहते हैं आयनिक यौगिक। दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? बच्चों आप पढ़े हैं कि किसी भी धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। तो आंसर हो जाएगा क्षारीय। आप ऐसे भी याद किए हैं कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। और याद रखें, किसी भी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और किसी भी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल। अगला क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। बच्चों सबसे क्रियाशील धातु तो होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। कह दे कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ये पोटेशियम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील है यह। परंतु यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है। बच्चों याद रखेंगे, सोना Au जो है सबसे कम क्रियाशील है। उसके बाद देखिए, क्रियाशीलता को आपको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। सबसे अधिक पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील। इससे थोड़ा कम होता है कैल्शियम। कैल्शियम से थोड़ा कम कौन होता है? सोडियम। और सोडियम से थोड़ा कम कौन होता है? मैग्नीशियम। बच्चों मैग्नीशियम से थोड़ा कौन होता है? एल्युमिनियम। इतना याद रखेंगे। और सबसे कम कौन होता है? सोना। और इसी के बीच में आपसे पूछ रहा है कि कौन पूछ रहा है? सोना है, यानी सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु। तो याद रखेंगे, इसमें सबसे क्रियाशील कौन है? देखिए यह रखें, ये सब कोई ऑप्शन में आया नहीं। कौन आ रहा है? सोडियम आ रहा है। कौन? सोडियम। को इस पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। कौन आ रहा है? सोडियम। तो सोडियम सबसे यहाँ पर अभी क्या है? क्रियाशील है। बाकी सोडियम से सब कम क्रियाशील है।
यदि पोटेशियम रहता तो पोटेशियम आंसर हो जाता। अगला प्रश्न, और याद रखेंगे सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। सबसे कम क्रियाशील सोना। कहता है निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? बच्चों याद रखेंगे किस धातु के निम्नलिखित जो है किसका तार बनाया जा सकता है? आप कभी मैग्नीशियम, कैल्शियम और लेड का तार नहीं देखे होंगे। तार किसका देखे होंगे? तो कॉपर का देखे होंगे। तो आंसर ए। आंसर अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? तो बच्चों सबसे कम क्रियाशील कौन है? तो सबसे कम क्रियाशील सोना है। तो सोना किसी भी अवस्था में ऐसे जल्दी अभिक्रिया किसी से करता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, जो सबसे ऊपर होता है उसका धातुओं का निष्कर्षण जो किया जाता है अब विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। किसका? विद्युत अपघटन विधि से, यानी धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का क्या होता है? ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का क्या होता है? तो यह विद्युत का चालक नहीं होता है, यानी विद्युत का चालक नहीं करते। ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करते हैं। तो ये किस अवस्था में करते हैं? द्रवित गलित अवस्था में। किस अवस्था में? गलित अवस्था में। तो ये ठोस अवस्था पूछ रहा था, ठोस अवस्था में विद्युत का चालक नहीं करते हैं। ऑप्शन सी। लोहा अभिक्रिया करता है। लोहा किससे अभिक्रिया कर सकता है? ठंडा जल से, गर्म जल से? बच्चों यह भाप से अभिक्रिया करता है। किससे? भाप से। आप पढ़े होंगे कि लोहा जल बाष्प से अभिक्रिया करके फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो याद रखेंगे यह भाप से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? बच्चों निम्नलिखित में कौन उपधातु है? जिंक एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, कार्बन एक अधातु है, और जर्मेनियम एक क्या है? उपधातु है। जर्मेनियम एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन, जस्ता का अयस्क है। जस्ता यानी Zn, इसे क्या कहते हैं? जिंक। क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। जिंक। जिंक का अयस्क, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 30। इसका अयस्क होता है कौन? जिंक ब्लेड। क्या होता है? जिंक ब्लेड। इसका सूत्र जिंक ब्लेड का Zns। याद रखेंगे जिंक ब्लेड का सूत्र Zns। जिंक का परमाणु संख्या 30, संकेत Zn। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक है। देखिए बच्चा हम आपको बताए थे कि यदि एक धातु, कौन धातु, जब अधातु से मिलता है, किससे? अधातु से, तो कैसा बंधन बनता है? आयनिक। कैसा बनता है? आयनिक। लिख लेंगे। तो आयनिक आप जरा खोजिए कि कहाँ पर एक धातु और एक अधातु दिख रहा है। कहाँ पर एक धातु और एक अधातु मिल रहा है? तो कैल्शियम और क्लोराइड यानी CaCl2 एक प्रकार का क्या है? एक आयनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीनेवार, यहाँ पर गलत लिखा गया है, होना चाहिए क्या? सीनेवार होना चाहिए। सीनेवार किसका अयस्क है? सीनेवार किसका अयस्क है? बच्चों सीनेवार जो अयस्क है पारद, पारद का है। पारद मतलब क्या होता है? Hg यानी पारा। किसका? पारा का है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सिलिका क्या है? बच्चों सिलिका यानी सिलिका का सूत्र SiO2 होता है, और जो Si है जो सिलिकन है, क्या है? सिलिकन। और सिलिकन एक क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ सिलिकन, सिलिकन का परमाणु संख्या होता है कितना? 14। कितना होता है? 14। इसका वैलेंसी कितना? 4। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचता है किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम लोग के घर में जो वायर होता है, वायर उसके ऊपर एक मोटा परत चढ़ा होता है, वो किसका होता है? ये पूछ रहा है। तो होता है यह PVC का होता है। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड लिख लेंगे PVC, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन,
आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक। बच्चों, आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है एवं क्वथनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है, दोनों उच्च होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कॉपर के अयस्क कौन हो सकते हैं? कॉपर का अयस्क, तो देखिए कॉपर का अयस्क यहाँ क्या है? क्यूप्राइड। क्या है? क्यूप्राइड। आप लोग कॉपर का प्रमुख अयस्क का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। कॉपर का प्रमुख अयस्क, कॉपर का प्रमुख अयस्क और जो है उसका नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं। यहाँ पर सीख जाएं, कॉपर का जो अयस्क है क्यूप्राइट है। और बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड है एल्युमिनियम का। सिनेबार किसका अयस्क है? सिनेबार अयस्क है पारा का। कैलामान किसका अयस्क है? यह कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बच्चों, जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो कौन है? पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी अधातु चमकीली होती है? आपको बताए थे कि कौन सा धातु में धातु की तरह चमक पाई जाती है? तो बच्चों, आयोडीन जो है, आयोडीन, इसमें धातु की तरह चमक पाई जाती है। तो आंसर सी हो जाएगा। और याद आप लोग लिख कर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसके कमी, यदि आयोडीन का कमी हो गया तो रोग का नाम बताइए, कौन सा रोग होगा, जो लिख कर बताएंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे, प्रश्न इतना ही है, और यदि प्रश्न होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ें और इसी प्रकार से अपना तैयारी करते रहें। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड प्रश्न में न फंसें। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।